हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। स्टडी AKY चैनल पर फिजिक्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे मात्रक एवं मापन का दूसरा भाग। देखिए, पहला है मात्रकों की विभिन्न प्रणालियां, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सन 1960 के पहले दुनिया के सारे देश अलग अलग मात्रक प्रणालियों का उपयोग मापन कार्यों में करते थे। इसमें 3 ऐसी प्रणालियां थी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी, बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, जिसको दुनिया के बहुत सारे देश इन्हीं 3 प्रणालियों का उपयोग मापन कार्यों में करते थे। देखिए, वो पहली प्रणाली थी सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली। दूसरी थी एफपीएस प्रणाली। तीसरी थी एमकेएस प्रणाली। देखिए, ये तीनों प्रणालियां 3 भौतिक राशियों पर आधारित थी। भौतिक राशि इधर लिख दे रहा हूं। पहली भौतिक राशि थी लंबाई, दूसरी भौतिक राशि थी द्रव्यमान, तीसरी भौतिक राशि थी समय। देखिए, लंबाई का मात्रक सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर था। लंबाई का मात्रक सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर है। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है और समय का मात्रक सेकेंड है। इसी प्रकार लंबाई का मात्रक एफपीएस प्रणाली में फुट है और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड ही है। एमकेएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। देखिए, समय का मात्रक तीनों प्रणाली में सेकेंड ही है। बट देखिए, दूसरा क्या है कि ये जो तीनों प्रणालियां हैं, इनका नाम इन्हीं मात्रकों के नाम पे आधारित है। जैसे सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। तो मात्रकों के नाम पे इनका नाम रखा गया था। अब देखिए, सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली और एमकेएस प्रणाली, ये 3 ऐसी प्रचलित प्रणालियां थी जिनका यूज दुनिया के मैक्सिमम देश मानक के रूप में करते थे। लेकिन इसमें समस्या क्या आती थी कि ये तीनों प्रणाली 3 ही भौतिक राशियों पर आधारित थी। तो जो अदर दूसरी भौतिक राशियां हैं, उनके मात्रक को इन्हीं 3 भौतिक राशियों के मात्रक के द्वारा बनाए जाते थे। तो जो बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां थी जिनके मात्रक को इन 3 भौतिक राशियों के मात्रक के द्वारा नहीं बना सकते हैं। तो पहली समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या क्या थी कि देखिए, दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग मात्रक प्रणाली का यूज करते थे। उसे समस्या क्या होती थी कि मान लीजिए व्यापारिक कार्यों में, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में या वैज्ञानिक कार्यों में अगर आपस में मिल काम कर रहे हैं या कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम हो रहा है, तो अगर एक देश एफपीएस प्रणाली यूज कर रहा है, दूसरा देश एमकेएस प्रणाली यूज कर रहा है, तो इनके मात्रक को, एफपीएस के प्रणाली के मात्रक को एमकेएस प्रणाली के मात्रक में कन्वर्ट करना पड़ता था और एमकेएस प्रणाली को एफपीएस प्रणाली में के मात्रक में कन्वर्ट करना पड़ता था। एक दूसरा प्रॉब्लम था ये कन्वर्जन का। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सन 1960 में एक ऐसी इंटरनेशनल प्रणाली विकसित की गई जिसका यूज दुनिया के सारे देश अब मानक के रूप में करने लगे। पहले उसका नाम था एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली को एमकेएस प्रणाली को ही संशोधित करके विकसित किया गया। एसआई प्रणाली का पूरा नाम है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई प्रणाली को एमकेएस प्रणाली का ही संशोधित रूप मानता है। मतलब कि एमकेएस प्रणाली को ही संशोधित करके एसआई प्रणाली को सन 1960 में विकसित किया गया। किसने विकसित किया? सन 1960 में अंतरराष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन CGPM मतलब जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स ने सन 1960 में एसआई प्रणाली को विकसित किया और सन 1971 में अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो BIPM इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो मोल है उसको शामिल किया। मतलब कि BIPM क्या करता है, इसको अपडेट करता है फिर और पब्लिश करता है। सन 1971 में पदार्थ की मात्रा मोल को शामिल किया गया। अब देखिए, एसआई प्रणाली 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक पर आधारित है। मतलब कि जितनी दूसरी भौतिक राशियां हैं, मतलब व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम इन्हीं 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक की सहायता से प्राप्त करते हैं। जैसे मान चलिए कि चाल क्या है, व्युत्पन्न राशि है। इसके मात्रक को हम कैसे प्राप्त करेंगे? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। तो चाल की एसआई मात्रक क्या मिल गया हमको? मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार जो है जितनी अदर व्युत्पन्न राशियां मतलब भौतिक राशियां हैं, उनके मात्रक को हम इन्हीं 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक की सहायता से ज्ञात करते हैं। देखिए,
एसआई प्रणाली में 7 एसआई कांस्टेंट को शामिल किया गया, मतलब 7 एसआई नियतांक को शामिल किया गया। वो कौन कौन से हैं? जैसे पहला है अति सूक्ष्म संक्रमण आवृत्ति, CS, जिसको CS से परहेज करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल, जिसे C से परहेज करते हैं। अगला है प्लैंक नियतांक, जिसे स्मॉल s से परहेज करते हैं। चौथा है मूल आवेश, जिसे स्मॉल e से परहेज करते हैं। नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन नियतांक, जिसे K से परहेज करते हैं। अवागाद्रो नियतांक, जिसे Na से परहेज करते हैं। नेक्स्ट है ज्योति दक्षता, जिसे KCD से परहेज करते हैं। तो इस प्रकार इन 7 एसआई कांस्टेंट को एसआई प्रणाली में शामिल किया गया। अब देखिए नेक्स्ट है कि 22 संगत व्युत्पन्न मात्रक हैं जिनके स्पेशल नाम और स्पेशल सिंबल हैं। मतलब स्पेशल नाम मतलब कि ये वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर ये मात्रक के नाम रखे गए हैं। जैसे बल का मात्रक न्यूटन सर आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया, शक्ति का मात्रक वाट जेम्स वाट के नाम पर रखा गया। तो इनकी संख्या कितनी है? 22 है। 22 संगत व्युत्पन्न मात्रक हैं जो स्पेशल नाम और स्पेशल सिंबल वाले हैं। देखिए नेक्स्ट है 20 मानक उपसर्ग हैं, 20 मानक उपसर्ग हैं जिनको एसआई प्रणाली में शामिल किया गया है। वो कौन से हैं इनको हम नेक्स्ट आगे बताते हैं आपको। इसे सन 2018 में आयोजित मापतोल के महासम्मेलन में फिर से संशोधित किया गया और इसे सम्मान घोषित किया गया है। अब दुनिया के सारे देश मानक के रूप में इसी प्रणाली का उपयोग करते हैं। देखिए भारत जो है एसआई प्रणाली का यूज सन 1 अप्रैल सन 1957 से यूज कर रहा है। देखिए एसआई प्रणाली में 20 मानक उपसर्गों को शामिल किया गया है, जिसमें 10 मानक उपसर्ग ऐसे हैं जिनका मान एसआई मात्रक में 10 की घात प्लस के रूप में है, जबकि 10 ऐसे मानक उपसर्ग हैं जिनका मान एसआई मात्रक में 10 की घात माइनस के रूप में है। देखिए कौन कौन से, ये 10 की घात प्लस के रूप वाले उपसर्ग हैं, ये 10 की घात माइनस के रूप वाले उपसर्ग हैं। पहला है डेका, दूसरा हेक्टो, तीसरा किलो, चौथा मेगा, नेक्स्ट गीगा, नेक्स्ट टेरा, नेक्स्ट पेटा, नेक्स्ट एक्सा, नेक्स्ट जेक्टा एंड नेक्स्ट योक्टा। अब देखिए ये है, पहला है डेसी, दूसरा सेंटी, तीसरा मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो या फर्मी, एक्टो, जेट्टो एंड योक्टो। अब देखिए अगर यहाँ पे हम एसआई मात्रक मीटर लेते हैं, मान चले हम एसआई मात्रक मीटर लेते हैं, तो 1 डेका मीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 की घात 1 मीटर, या 10 की घात 1 तो लिखा नहीं था, तो यह कह सकते हैं 1 डेका मीटर इक्वल टू 10 मीटर हो जाएगा। 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 की घात 2 मीटर। 10 की घात 2 का मतलब 100। अब देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 की घात 3 मीटर, या कह सकते हैं 10 की घात 3 का मतलब 1 लिखकर 3 जीरो कितना हो जाएगा? 1000 मीटर हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मेगामीटर इक्वल टू देखा जाए तो 1 मेगामीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 की घात 6 मीटर हो जाएगा। 1 गीगामीटर इक्वल टू देखा जाए तो 10 की घात 9 मीटर हो जाएगा। और 1 टेरामीटर इक्वल टू देखा जाएगा 10 की घात 12 मीटर हो जाएगा। 1 पेटामीटर इक्वल टू देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 10 की घात 15 मीटर। और 1 एक्सामीटर इक्वल टू देखा जाएगा तो 10 की घात 18 मीटर हो जाएगा। और 1 जेक्टामीटर इक्वल टू देखा जाएगा तो 10 की घात 21 मीटर हो जाएगा। 1 योक्टामीटर इक्वल टू देखा जाएगा 10 की घात 24 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मीटर की जगह मान लीजिए कोई दूसरा एसआई मात्रक लेते हैं, वाट, यहाँ पे वाट रख लीजिए, तो 1 डेका वाट इक्वल टू हो जाएगा, 1 डेका वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 वाट हो जाएगा। 1 हेक्टो वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 की घात 2 वाट हो जाएगा। 1 किलो वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 की घात 3 वाट हो जाएगा। 1 मेगा वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 की घात 6 वाट। 1 गीगा वाट इक्वल टू हो जाएगा 10 की घात 9 वाट। अब देखिए इसी प्रकार ये बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट देखिए अगर यहाँ पे हम बोल्ट लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 डेका बोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 की घात 1 या 10 बोल्ट। 1 हेक्टो बोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 10 की घात 2 बोल्ट। 1 किलो बोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 की घात 3 बोल्ट हो जाएगा। 1 मेगा बोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 की घात 6 बोल्ट हो जाएगा। 1 गीगा बोल्ट इक्वल टू 10 की घात 9 बोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे एम्पियर ले लीजिए, अगर एसआई मात्रक एम्पियर लेते हैं तो सेम वैसे 1 डेका एम्पियर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 की घात 1 या 10 एम्पियर। 1 हेक्टो एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा 10 की घात 2 एम्पियर। 1 किलो एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा 10 की घात 3 एम्पियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूटन ले सकते हैं। इस प्रकार आप जो है 6 मूल मात्रक और 20 संगत व्युत्पन्न मात्रक को यहाँ पर रख सकते हैं। तो जिनका वैल्यू जो है जिन उपसर्गों का वैल्यू उन एसआई मात्रक में ये 10 की घात के रूप में इस प्रकार आएगा। अब देखिए ये 10 मानक उपसर्ग ऐसे हैं जिनका वैल्यू एसआई मात्रक में 10 की घात माइनस के रूप में आता है। जैसे अगर यहाँ पे 1 डेसीमीटर इक्वल टू देखा जाएगा तो एसआई मात्रक मीटर लेते हैं तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 की घात -1 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की घात
2 मीटर। एक मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 3 मीटर। और एक माइक्रोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 की घात माइनस 6 मीटर। एक नैनोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 की घात माइनस 9 मीटर। एक पिकोमीटर इक्वल टू 10 की घात माइनस 12 मीटर। सेम इसी प्रकार आप यहाँ पे वोल्ट ले सकते हैं, तो एक डेसी वोल्ट इक्वल टू 10 की घात माइनस 1 वोल्ट। एक सेंटी वोल्ट इक्वल टू 10 की घात माइनस 2 वोल्ट। एक मिली वोल्ट इक्वल टू 10 की घात माइनस 3 वोल्ट। देखिए इन उपसर्गों का यूज जो है हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप करेंगे तो इनका यूज जो है आप देखेंगे तो उसमें जो वैल्यू दिया रहेगा, कभी इन उपसर्ग के रूप में दिया रहेगा तो हमको एसआई मात्रक में कन्वर्ट करना पड़ता है, कभी कभी एसआई मात्रक में दिया है इन उपसर्ग के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखिए तो आपको इनकी जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एक माइक्रोमीटर इक्वल टू कितना होता है 10 घात माइनस 6 मीटर। कभी कभी पूछता है एक नैनोमीटर कितना मीटर होता है 10 घात माइनस 9 मीटर। देखिए आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। अगर मान चलिए एक नैनोमीटर इक्वल टू 10 की घात माइनस 9 मीटर होता है तो पूछा जाएगा एक मीटर इक्वल टू कितना नैनोमीटर होगा, तो एक मीटर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ 10 की घात माइनस 9 है तो आप इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात प्लस 9 हो जाएगा, मतलब एक मीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 की घात 9 नैनोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप इसको उल्टा भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इसको भी अगर एक मेगा वोल्ट इक्वल टू 10 की घात 6 वोल्ट है तो एक वोल्ट इक्वल टू कितना मेगा वोल्ट होगा, एक वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 10 की घात माइनस 6 मेगा वोल्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको उल्टा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए किलोग्राम को छोड़ करके बाकी 6 मूल मात्रक और 22 संगत व्युत्पन्न मात्रक को यहाँ पे एसआई मात्रक के रूप में रख सकते हैं और देख सकते हैं कि इन उपसर्ग का मान एसआई मात्रक के रूप में कितना होता है। अब देखिए इनका यूज जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल में या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में आपको अक्सर मिलेगा। और दूसरा क्या है कि अक्सर एग्जाम में इनके वैल्यू पूछे जाते हैं। जैसे पूछेगा एक माइक्रोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, एक नैनोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, एक पिकोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है। तो इनके वैल्यू भी पूछ जाते हैं एग्जाम में अक्सर। मापन क्या होता है, मेजरमेंट। देखिए किसी राशि का मापन उस राशि से संबंधित मान्यता प्राप्त मानक से तुलना करना होता है। मान के चलिए ये कोई वस्तु है, इसकी लंबाई को हम मेजर करना है, हमको इसकी लंबाई को मापना है। तो लंबाई क्या है, राशि है। अब लंबाई से संबंधित जो भी मानक हैं, मान्यता प्राप्त मानक है, मान चलिए हम एक साधारण स्केल लेते हैं। साधारण स्केल पे एक तो एमएम खाने होते हैं और सेंटीमीटर खाने होते हैं। तो मान चलिए कि हमको इसको सेंटीमीटर में मापना है, तो सेंटीमीटर का जो भी मानक है, मतलब इतनी लंबाई को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। हम इससे तुलना करते हैं कि यह 1 सेंटीमीटर का कितना गुना है या कितना सेंटीमीटर है या 1 सेंटीमीटर से कितना ज़्यादा है। तो हम जो भी राशि का मापन करते हैं उस राशि संबंधी जो मानक दिया गया है कि इतनी लंबाई को ये स्टैंडर्ड है कि 1 सेंटीमीटर है, तो हम उसी स्टैंडर्ड से सिर्फ क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि यह स्टैंडर्ड का कितना गुना है। यही मापन है। नेक्स्ट टॉपिक है यथार्थता, एक्यूरेसी, शुद्धता, सस्टेनेबिलिटी और परिशुद्धता मतलब प्रिसीजन। देखिए सबसे पहले हम यथार्थता की बात करते हैं। यथार्थता किसी मापक यंत्र की या किसी माप की एक्यूरेसी या यथार्थता वह मान है जो हमें अब आती है कि किसी राशि का मापा गया मान या मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना नज़दीक है या वास्तविक मान के कितना निकट तक मापा गया, या कह सकते हैं कि उसका वास्तविक मान से कितना कम डिफरेंस मापा गया है। या हम ये भी कहते हैं कि मापित मान कितना एक्यूरेट है। जैसे मान चलिए कि ये कोई वस्तु है, इसकी लंबाई अगर एक्चुअल वैल्यू दिया है 2.55 सेंटीमीटर, ये क्या है, इस वस्तु की एक्चुअल लंबाई है, क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। ये इसका वास्तविक मान है, मतलब इस वस्तु की लंबाई 2.55 सेंटीमीटर है। अब देखिए अगर हम इसको एक यंत्र से मापते हैं जिसका वैल्यू आता है 2.552 सेंटीमीटर और इसको एक दूसरे यंत्र से मापते हैं तो उसका वैल्यू आता है 2.554 सेंटीमीटर। अब देखिए इन दोनों वैल्यू में, मतलब इन दोनों मापों में कौन सा माप ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर देखा जाए तो ये वाला माप ज़्यादा एक्यूरेट है, ये माप कम एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि वास्तविक मान के ज़्यादा निकट है, मतलब कि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इन दोनों में ज़्यादा अंतर देखा जाए, कितने का अंतर है, 0.01 सेंटीमीटर का। लेकिन इन दोनों में इससे ज़्यादा अंतर है क्योंकि ये वास्तविक मान और जो पहले माप है, इन दोनों के बीच अंतर देखा जाए तो कितना है, 0.003 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में अंतर ज़्यादा है, 0.03 सेंटीमीटर है, इन दोनों में अंतर कम है, 0.01 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है
कि ये जो माप है ये इससे ज़्यादा एक्यूरेट है, या कहते हैं इस माप की एक्यूरेसी या यथार्थता क्या है, ज़्यादा है। या ये भी कहते हैं कि अगर दोनों को अलग अलग यंत्र से मापे हैं तो इस वाले यंत्र की एक्यूरेसी ज़्यादा है, इस वाले यंत्र की एक्यूरेसी कम है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्मता, मतलब सबटिलिटी। सबटिलिटी क्या है? देखिए, किसी माप या किसी मापक यंत्र की सूक्ष्मता वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि को किस सीमा तक मापा गया है या दशमलव के किस स्थान तक मापा गया है, या ये भी कह सकते हैं कि कितने सूक्ष्म मान तक इसको मापा गया है, वह इसकी सूक्ष्मता कहलाती है। जैसे मान चलिए कि अगर हम इस वस्तु की लंबाई को एक साधारण स्केल से मापते हैं, उसका वैल्यू आ गया 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि साधारण स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm होता है, मतलब उसका मिनिमम खाना जो होता है वो 1 mm का होता है, तो उसको 1 mm से जो है कम लंबाई को नहीं माप सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए हम मापे और 2.5 सेंटीमीटर आया। अब इसी लंबाई को अगर हम एक दूसरे स्क्रू गेज से मापते हैं, दूसरे यंत्र मान चलिए स्क्रू गेज से मापते हैं, तो उसका वैल्यू आ गया मान के चलिए 2.552 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे और कुछ वैल्यू भी आता है, 2.553 भी आता है, 2.555 भी आ सकता है, तो मान चलिए 2.552 सेंटीमीटर है। तब यहाँ पे ध्यान समझिए, इसमें देखें दशमलव के 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान तक यह मापा है स्क्रू गेज, और जबकि साधारण पैमाना दशमलव के 1 ही स्थान तक मापा है। इसका मतलब है कि इस वाले मान की सूक्ष्मता क्या है, ज़्यादा है, या इस वाले मापक यंत्र की सूक्ष्मता ज़्यादा है, इस वाले यंत्र की मापक सूक्ष्मता कम है, क्योंकि यह दशमलव के तीसरे स्थान तक माप दे रहा है, मतलब यह छोटी छोटी वैल्यू को माप सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर देखा जाए दशमलव के बाद 1 2 3 स्थान, मतलब कि 0.0082 सेंटीमीटर को माप दिया है, जबकि यह क्या है, मिनिमम जो 1 सेंटीमीटर तक ही माप सकता है। तो इसकी क्या है, सूक्ष्मता ज़्यादा है, इसकी सूक्ष्मता कम है। देखिए नेक्स्ट है क्या, परिशुद्धता। देखिए परिशुद्धता क्या होती है, किसी माप या किसी मापक यंत्र की परिशुद्धता वह मान है जो हमें यह बताती है कि यदि किसी राशि को बार बार मापा जाए तो उसकी बार बार रीडिंग आएगी। जो रीडिंग आ रही है उन रीडिंग्स के बीच में डिफरेंस कम से कम होना चाहिए, मतलब कि उनके बीच में डिफरेंस कम है, तो इसका मतलब कि वह मान क्या है, वह माप ज़्यादा परिशुद्ध है। अगर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो वो माप कम परिशुद्ध है। या कह सकते हैं कि जो पाठ्यांक आ रहा है, जो रीडिंग आ रही है, उनके बीच क्लोजनेस कितना है, वही उसकी क्या है, परिशुद्धता है, मतलब उनके बीच में निकटता कितना है। जैसे मान के चलिए कि अगर हम इसी लंबाई को एक मापक यंत्र से 3 बार माप रहे हैं, उसकी वैल्यू आ रही है 2.551, और फिर दूसरी बार मापे तो आई 552, फिर तीसरी बार मापे तो फिर आ गई 551 आ गई सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हम इसी लंबाई को किसी दूसरे यंत्र से मापते हैं, उसकी मान लीजिए वैल्यू आ गई 2.500 सेंटीमीटर। अब दूसरी बार मापे तो उस वाले यंत्र से तो आ गई 2.551 सेंटीमीटर, फिर तीसरी बार मापे तो आ गई 2.556 सेंटीमीटर। अब देखिए इन दोनों जो मापक यंत्रों में देखा जाए तो पहला वाला जो मापक यंत्र है उसकी परिशुद्धता क्या है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर 3 बार मापा गया, 3 रीडिंग प्राप्त हुई, इन तीनों रीडिंग में देखेंगे डिफरेंस बहुत कम है, मतलब कि इन तीनों के रीडिंग्स के बीच में अंतर बहुत कम है। अगर सबसे लोएस्ट रीडिंग देखा जाती है 2.551 सेंटीमीटर, और सबसे हाईएस्ट रीडिंग देखा जाए तो 2.552 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच डिफरेंस देखा जाए कितना है, 0.001 सेंटीमीटर है। जबकि दूसरे वाले माप में देखेंगे कि 3 रीडिंग इसका भी है, लेकिन इन रीडिंग्स के बीच क्या है, अंतर ज़्यादा है। मतलब अगर लोएस्ट वैल्यू देखा है 2.500 है और हाईएस्ट वैल्यू देखा है 2.556 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच अगर रीडिंग्स के बीच डिफरेंस देखा जाए तो लोएस्ट रीडिंग और हाईएस्ट रीडिंग के बीच डिफरेंस कितना है, 0.056 सेंटीमीटर। तो देख रहे हैं कि इसके लोएस्ट और हाईएस्ट रीडिंग में डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है, जबकि इसके लोएस्ट और हाईएस्ट रीडिंग में डिफरेंस कम है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आई हैं इनकी परिशुद्धता क्या है, ज़्यादा है। इस यंत्र की परिशुद्धता क्या है, ज़्यादा है, इस वाले यंत्र की परिशुद्धता कम है। तो इस प्रकार जो है आप रीडिंग्स के बीच में डिफरेंस कितना कम है उसके हिसाब से आप परिशुद्धता ज्ञात कर सकते हैं कि इसकी परिशुद्धता ज़्यादा है, इसकी परिशुद्धता कम है। मतलब यह यंत्र ज़्यादा प्रिसीशियस है, ये यंत्र कम प्रिसीशियस है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है त्रुटि।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक है त्रुटि, मतलब कि एरर। एरर क्या होता है? किसी माप का 100% एक्यूरेट ना होना। यदि मान चलिए कि किसी माप, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है त्रुटि। त्रुटि मतलब कि एरर। एरर क्या होता है? किसी माप का 100% एक्यूरेट ना होना ही एरर है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि किसी राशि का वास्तविक मान तथा मापित मान, मापित मान मतलब कि जो मापा गया मान है, के बीच अंतर को ही क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। जाहिर सी बात है, यदि आप किसी राशि का मापन कर रहे हैं या किसी वस्तु की लंबाई माप रहे हैं तो मापने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट से गलतियां हो या इन्वायरमेंट से या आपके मापने के टेक्निक्स में कुछ गलतियां हो रही हैं। तो गलतियों के कारण जो है उसके वास्तविक मान से जो आपका मापित मान है कुछ ना कुछ अंतर रहेगा। तो वही अंतर क्या है? त्रुटि कहलाता है। मतलब माप में गलती को ही क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। जिसे मान चलिए किसी वस्तु की लंबाई 10 mm है, तो आप अगर इस वस्तु को माप रहे हैं तो आपने जो मापा है वो मापित मान आया है 10.1 mm। अब देखिए जो 10.1 mm आया है इसमें 0.1 mm जो है, 0.1 mm क्या है? यही त्रुटि है, क्योंकि वास्तविक मान ये है, आपका ये मापित मान है, दोनों के बीच अंतर कितना है? 0.1 mm। तो जो 0.1 mm है यही क्या है? यही गलती हुई है। मतलब यही क्या है? यही एरर कहलाता है। देखिए त्रुटियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है सिस्टमैटिक एरर, मतलब क्रमबद्ध त्रुटियां। दूसरा है लीस्ट काउंट एरर, मतलब अल्पतमांक त्रुटियां। और तीसरा है रैंडम एरर, मतलब यादृच्छिक त्रुटियां। देखिए सिस्टमैटिक एरर क्या होता है कि मापन के सिस्टम में कहीं भी एरर है, चाहे इंस्ट्रूमेंट एरर हो या टेक्निक्स में एरर हो या आदमी का पर्सनल एरर है, तो उसे कारण जो भी त्रुटियां आ रही हैं उन्हें क्या बोलेंगे? हम सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे। इसलिए सिस्टमैटिक एरर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब यंत्रगत त्रुटियां। दूसरा है प्रोसीजर एरर, मतलब कार्य विधि में त्रुटियां। और तीसरा है पर्सनल एरर, मतलब व्यक्तिगत त्रुटियां। देखिए पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? अगर आपके मापन करते समय जो इंस्ट्रूमेंट लिए हैं वो इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ एरर है, तो उससे कहाँ कुछ ना कुछ एरर आएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? हम इंस्ट्रूमेंट एरर आएगा। जैसे अगर इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर है, या कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट अगर टेढ़ा है कुछ, या इंस्ट्रूमेंट में फिक्सन ज़्यादा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है, तो हम क्या बोलेंगे? उससे कहाँ कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो ऐसे एरर क्या बोलेंगे? हम इंस्ट्रूमेंट एरर बोलेंगे। मतलब कि जो जिस यंत्र से माप रहे हैं उस यंत्र में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे क्या बोलेंगे? उससे संबंधित जो एरर आएगा उसे क्या बोलेंगे? हम इंस्ट्रूमेंट एरर बोलेंगे। नेक्स्ट है प्रोसीजर एरर। देखिए प्रोसीजर एरर का मतलब हुआ कि जो आदमी माप रहा है, मतलब कि मापते समय जो टेक्निक यूज कर रहा है उस टेक्निक्स में कुछ एरर हो, मतलब कि मापते समय जो है आदमी कुछ प्रॉब्लम्स कर रहा है या कुछ एरर कर रहा है, तो उससे कहाँ कुछ ना कुछ एरर आएगा। जैसे मान चलिए कि आपको टेम्परेचर मेजर करना है, तो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपको थर्मामीटर मुंह में लगाना है, तो मुंह में ना लगा करके आप कान में लगाएंगे या थोड़ा साइड में लगाएंगे, या थर्मामीटर को बहुत कम समय के लिए लगाएंगे, तो ऐसे में आपको एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस कारण मतलब मेजरिंग टेक्निक्स में कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है, उससे कहाँ कुछ एरर हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? हम कार्य विधि में त्रुटियां बोलेंगे या प्रोसीजर बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब व्यक्तिगत त्रुटियां, मतलब जो आदमी, जो पर्सन मेजरिंग कर रहा है, जो पर्सन मापन कर रहा है, उसके पर्सनल एक्टिविटी का कुछ अगर त्रुटि आ रही है तो उसे क्या बोलेंगे? हम पर्सनल एरर बोलेंगे। जैसे मान चलिए कि कोई व्यक्ति जो है मेजर करते समय या कोई मापन करते समय या रीडिंग पढ़ते समय वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा अपने आप को, या कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर उस आदमी की गर्दन थोड़ा झुकी है, वो डायल गेज में जो है रीडिंग पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है गर्दन झुकी है तो हो सकता है कुछ ना कुछ वो रीडिंग गलत पढ़ ले जो है, तो इससे कहाँ कुछ ना कुछ एरर आएगा। या कहते हैं आदमी को क्या है, कम दिखाई दे रहा है, उसकी आंख की रोशनी कम है, तो उससे कहाँ कुछ ना कुछ एरर आ सकता है रीडिंग पढ़ते समय। तो उसके पर्सनल प्रॉब्लम के कारण, जो आदमी मेजर कर रहा है उसके पर्सनल प्रॉब्लम के कारण जो एरर आता है उसे क्या बोलेंगे? हम पर्सनल एरर बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर मतलब कि देखा जाए यह एक इंस्ट्रूमेंटल एरर ही है। ये एरर क्या होता है कि मान चलिए आपको बहुत सूक्ष्म दूरी का मापन करना है और जिस यंत्र से आप मापन कर रहे हैं उस यंत्र का लीस्ट काउंट, मतलब उस यंत्र से उतनी कम दूरी को नहीं माप सकते हैं, उसका लीस्ट काउंट क्या है? ज़्यादा है, तो उससे कहाँ कुछ ना कुछ एरर आएगा। जैसे मान चलिए कि आपको 2.22232 mm मापना है, तो अगर आपको इतनी कम दूरी को मापना, मतलब पॉइंट के बाद 232 mm में है, अगर इसको मेजर करना है तो आप अगर साधारण स्केल से इसको मेजर करेंगे, क्योंकि साधारण स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm होता है, मतलब उससे कम 1 mm की दूरी मापी जा सकती है, उससे कम दूरी नहीं मापी जा सकती है। तो
अगर आप इसको साधारण पैमाने से मेजर करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अंदाज लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप त्रुटि करेंगे, उससे कहाँ जो त्रुटि आएगी क्या बोलेंगे हम उसे अल्पतमांक त्रुटि बोलेंगे। अगर इसको मेजर करना है तो आपको 0.001 mm माइक्रोमीटर, मतलब इस लीस्ट काउंट का माइक्रोमीटर चाहिए। तो आप जो है कम से कम मतलब कि उस जो दूरी माप रहे हैं उससे कम दूरी के लीस्ट काउंट वाला माइक्रोमीटर का यूज करेंगे या इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो आप उसको आसानी से अल्पतमांक त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अल्पतमांक त्रुटियां वह हैं कि दूरी को आपको सूक्ष्म दूरी को मेजर करना है, कम से कम दूरी को मेजर करना है, या जिस दूरी को आप मेजर कर रहे हैं, जिस यंत्र से मेजर कर रहे हैं उसका लिस्ट काउंट ज़्यादा है ऑलरेडी, तो आप जो है कुछ ना कुछ इरर कर देंगे, तो वो क्या है, लिस्ट काउंट इरर है। नेक्स्ट है रैंडम इरर, मतलब रैंडम इरर मतलब यादृच्छिक त्रुटियां। अब देखिए रैंडम इरर को आप पता ही नहीं कर पाते हैं कि त्रुटि क्यों आ रही है। हो सकता है कि वातावरण का तापमान ज़्यादा हो, या वातावरण में वाइब्रेशन हो, या जो है कुछ और प्रॉब्लम्स हो जो है जिससे कारण कुछ इरर आ रहा है, आपको पता नहीं लग पा रहा है। जैसे मान चलिए कि यदि आप किसी वस्तु की लंबाई माप रहे हैं और अगर आप उसको 2-3 बार मापेंगे तो हर माप में देखेंगे कि कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। हो सकता है कि आप जो है मेजरिंग सही ना कर पा रहे हो, या जो है टेक्निक सही नहीं यूज हो, या जो है वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा हो, या कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ फिक्सन ज़्यादा है, या कुछ और प्रॉब्लम है। मतलब कि हम रैंडम इरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इरर क्यों आ रहा है। तो ऐसे इरर को क्या बोलते हैं, रैंडम इरर बोलते हैं। देखिए त्रुटियों को 2 रूपों में दर्शाया जाता है। पहला है निरपेक्ष त्रुटि के रूप में, मतलब एब्सोल्यूट इरर। दूसरा है प्रतिशत त्रुटि के रूप में, मतलब परसेंटेज इरर। अब निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? निरपेक्ष त्रुटि किसी राशि का मापित माप तथा वास्तविक माप के बीच के अंतर को ही क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। मापित माप मतलब कि जो हम माप कर रहे हैं तो जो मान प्राप्त हो रहा है वो क्या है, मापित माप है। और रियल में वस्तु का माप क्या है, मतलब वो क्या हो गया, वास्तविक माप। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंतर रहेगा, जो अंतर वही क्या है, त्रुटि है। उस त्रुटि क्या बोलते हैं हम, निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। देखिए तो निरपेक्ष त्रुटि इक्वल टू हो जाएगा मापित माप माइनस वास्तविक माप। देखिए निरपेक्ष त्रुटि को माड डेल्टा ए से परिचित करते हैं। माड डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा, मापित माप मान चलिए कि an है और वास्तविक माप मान चलिए कि a है, तो इन दोनों के अंतर क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। इसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब देखिए हमको वास्तविक माप मान लीजिए नहीं मालूम, अगर मान लीजिए किसी वस्तु की माप कर रहे हैं, किसी वस्तु की लंबाई माप रहे हैं, तो हमको उसका वास्तविक माप नहीं मालूम है, तो हम कैसे वास्तविक माप प्राप्त करेंगे। मान के चलिए कि हम एक ही वस्तु की बार बार माप करते हैं तो अलग अलग रीडिंग प्राप्त होगा। पहला रीडिंग मान चलिए A1 प्राप्त होता है, फिर दूसरी बार मापे तो A2 प्राप्त हुआ, तीसरी रीडिंग क्या है, A3 है। इसी तरह कई बार मापे तो हमें कई रीडिंग प्राप्त होगा। लास्ट में मान चलिए कि हम n बार मापे तो लास्ट रीडिंग क्या है, an प्राप्त होता है। तो इन सभी रीडिंग्स का क्या है, समांतर माध्य क्या होता है, वास्तविक माप होता है। मतलब इनका औसत निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक माप हो जाएगा। तो वास्तविक माप इक्वल टू हो जाएगा, वास्तविक माप इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN बाई n, मतलब कि जितने रीडिंग्स हैं उतने से भाग दे दीजिए। देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट AN को लिख सकते हैं सिग्मा I1 से लेकर के n तक AI बाई n। ये क्या है आपका, ये समांतर माध्य हो गया आपका, मतलब कि रीडिंग्स का समांतर माध्य हो गया। इसे क्या बोलेंगे, वास्तविक माप। वास्तविक माप को मान चलिए A से परिचित करते हैं। तो इस तरह जो है आप मतलब रीडिंग की सहायता से वास्तविक माप निकाल सकते हैं। मतलब कि जितनी रीडिंग्स हैं उनका क्या कर लीजिए, उनको जोड़ करके और नंबर ऑफ रीडिंग कितने उसने भाग दे देंगे तो आपको वास्तविक माप प्राप्त हो जाएगा। तो वास्तविक माप क्या है, मान चलिए A है। अब देखिए अगर मान के चलिए अगर निरपेक्ष त्रुटि देखा जाए कि पहले रीडिंग में निरपेक्ष त्रुटि कितना है, तो डेल्टा A1 माड डेल्टा A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 माइनस A। अगर दूसरी रीडिंग में निरपेक्ष त्रुटि कितना है देखा जाए तो डेल्टा A2 माड डेल्टा A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 माइनस A। इसी प्रकार हम कई रीडिंग में निरपेक्ष त्रुटि देखते हैं, लास्ट में अगर हम AN पे देखते हैं तो डेल्टा AN माड डेल्टा AN में निरपेक्ष त्रुटि कितना हो जाएगा, AN माइनस A। यही क्या है, ये आपका निरपेक्ष त्रुटि है।
यन की जगह पे 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? देखिए प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, किसी राशि के निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य तथा वास्तविक माप के अनुपात को क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर बोलते हैं, मतलब प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं। देखिए प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य मतलब डेल्टा ए अपान वास्तविक माप। क्या कर सकते हैं? ए। देखिए प्रतिशत त्रुटि को सिग्मा ए से परिभाषित करते हैं। किसमें? सिग्मा ए से। देखिए तो सिग्मा ए इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेल्टा ए, मतलब डेल्टा ए क्या? निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य है अपान वास्तविक माप, मतलब ए। अगर इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। ये क्या है? आपकी प्रतिशत त्रुटि है। देखिए डेल्टा ए कहाँ से प्राप्त करते हैं? मान चलिए कि रीडिंग अगर A1, A2, A3 ऐसे रीडिंग प्राप्त डॉट 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 AN, ये रीडिंग आपको प्राप्त होता है। तो डेल्टा A1 क्या था? डेल्टा A1 था A1 माइनस A। डेल्टा A2 क्या था? A2 माइनस A। डेल्टा A3 क्या था? A3 माइनस A। इसी प्रकार देखिए अब इनका समांतर माध्य ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट 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 अपान यन, मतलब कि जितने निरपेक्ष त्रुटियों की संख्या उतने से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाए हमको? निरपेक्ष त्रुटि मिल जाएगा। मतलब ये क्या हो गया? निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य। तो निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य और वास्तविक माप के अनुपात क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर बोलते हैं, मतलब प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं। तो ये आपका प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला होगा। देखिए नेक्स्ट है लीस्ट काउंट, मतलब अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है? किसी यंत्र के द्वारा मापा जा सकने वाला छोटा सा छोटा माप उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। जैसे मान चलिए कि अगर हम एक साधारण पैमाने का अल्पतमांक देखेंगे, साधारण पैमाने का सबसे छोटा खाना जो होता है वो कितने का होता है? 1 mm का होता है। तो उसका अल्पतमांक कितना हो जाएगा? 1 mm। मतलब हम किसी यंत्र से कम दूरी जिस माप सकें, जितना कम से कम दूरी माप सकें, वही क्या है? उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर लंबाई मापने का एक मापक यंत्र है। इसकी सहायता से किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई, इनर डाया, आउटर डाया को बहुत अधिक एक्यूरेसी के साथ मापा जाता है। देखिए वर्नियर कैलिपर पर 2 पैमाना होता है। एक होता है मुख्य पैमाना जिसके मुख्य भाग पर होता है, और दूसरा होता है वर्नियर पैमाना, जिसे वर्नियर स्केल भी कहते हैं। अब देखिए वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है, मतलब कि अल्पतमांक होता है मुख्य पैमाने का एक भाग, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने के भागों की संख्या। देखिए वर्नियर पैमाने का लीस्ट काउंट होता है, मतलब कि अल्पतमांक इक्वल होता है मुख्य पैमाने का एक भाग अपन वर्नियर पैमाने के भागों की संख्या। देखिए मुख्य पैमाने का एक भाग कितना होता है? 1 mm होता है। अगर देखिए इसमें कितने, अगर देखा जाए तो ये 10 सेंटीमीटर है। अगर इसके एक भाग को देखा जाए तो ये कितना है? 1 मिलीमीटर है। अब वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या कितनी होती है? देखिए 0 से 1 के बीच 5 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार जो है इनकी संख्या कितनी होती है? 0 से लेकर 10 तक। तो टोटल वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो अगर इस वाले वर्नियर पैमाने इसलिए वर्नियर पैमाने का अगर देखा जाए लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा, देखिए मुख्य पैमाने के एक भाग का मान कितना है? 1 mm है, अपन वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या कितनी है? 50 है। अब देखिए 1 को 50 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.02 mm आ जाएगा। मतलब इस वाले वर्नियर पैमाने
का लिस्ट काउंट कितना है 0.02 mm है। देखिए अलग अलग वर्नियर पैमाने का लिस्ट काउंट अलग अलग होता है, तो आप उस वर्नियर पैमाने पर जो है कितना भाग है उससे उसके एक भाग को, मुख्य पैमाने के एक भाग को भाग दे देंगे तो उसका लिस्ट काउंट निकल जाएगा। अब वर्नियर कैलिपर पर हम किसी वस्तु को मापते कैसे हैं, मान लीजिए वस्तु है, हमको इसका डाया मापना है, तो ये माप कैसे होती है, वर्नियर कैलिपर पर माप इक्वल टू होता है मुख्य पैमाने का पठ्यांक। मुख्य पैमाने का पठ्यांक मतलब मुख्य पैमाने का रीडिंग प्लस वर्नियर पैमाने का मिलने वाला भाग। मुख्य पैमाने का पठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने का मिलने वाला भाग गुणे अल्पतमांक प्लस माइनस शून्यांक त्रुटि या जिसे बोलते हैं जीरो एरर। देखिए अगर जीरो एरर प्लस में है तो हम क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, मतलब कि जीरो एरर को घटा देंगे। अगर यदि जीरो एरर माइनस में है तो क्या करेंगे, प्लस वाला चिन्ह लेंगे, मतलब कि शून्य त्रुटि को जोड़ देंगे। देखिए पहला क्या है, माप इक्वल टू होता है मुख्य पैमाने का पठ्यांक, मतलब कि मुख्य पैमाने पर जो है ये जीरो, इसका वर्नियर का जीरो मुख्य पैमाने किस भाग से मेल खा रहा है, प्लस वर्नियर पैमाने का मिलने वाला भाग, मतलब कि वर्नियर पैमाने कौन सा भाग मुख्य भाग से बिल्कुल मिल रहा है, और इंटू अल्पतमांक मतलब इसका लिस्ट काउंट कितना है, मान लीजिए इसका लिस्ट 0.02 mm है, प्लस शून्यांक त्रुटि प्लस माइनस शून्यांक त्रुटि। अब देखिए अगर हम देखा जाए इस वस्तु की माप देखा जाए कितना होगा, तो ध्यान समझिए पहला क्या है, माप इक्वल टू हो जाएगा मुख्य पैमाने का पठ्यांक। देखिए मुख्य पैमाना ये है, इसका वर्नियर पैमाने का जीरो जो है मुख्य पैमाने कौन से भाग पे मिल रहा है, देखिए तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, तो चौथे भाग से कुछ थोड़ा आगे है, मतलब कि ध्यान समझिए चौथे भाग से कुछ आगे है, तो कितना हो गया, मुख्य पैमाने का पठ्यांक कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए प्लस वर्नियर पैमाने का मिलने वाला भाग। अब देखिए वर्नियर पैमाने का मिलने वाला भाग, वर्नियर पैमाना देखेंगे किसका कौन सा भाग मिल रहा है, तो देखेंगे ध्यान समझिए इसका ये वाला भाग, देखिए ये वाला भाग मिल रहा है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6वां भाग मिल रहा है, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 6 गुणे इसका अल्पतमांक, मतलब इसका अल्पतमांक कितना है 0.02 mm है। अब देखिए अभी शून्य त्रुटि अगर प्लस में है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, मतलब पॉजिटिव है तो इसको शून्य त्रुटि घटा देंगे, अगर शून्य त्रुटि निगेटिव में है तो हम इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे शून्य त्रुटि हमको नहीं मालूम है, तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। देखिए तो वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 दूनी 12 0.12 हो जाएगा। इसको देखा जाए तो कितना जाएगा 4.12 mm। तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, इस वस्तु का माप कितना है 4.12 mm है, 4.12 mm जो यहाँ पे दर्शाया गया है। इस प्रकार जो है आप किसी वस्तु की माप वर्नियर कैलिपर से कैसे करनी है आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब जीरो एरर क्या होता है, देखिए जीरो एरर क्या होता है, मतलब जीरो एरर मतलब कि शून्यांक त्रुटि। देखिए अगर इन दोनों जबड़ों को आपस में मिला दें, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों जबड़ों को आपस मिलाने पर हम 3 स्थितियों को बनाए हैं। पहली स्थिति में देख रहे हैं कि वर्नियर स्केल का जीरो मुख्य स्केल के जीरो पर बराबर सीध में है, मतलब मैचिंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो एरर कितना होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब जीरो एरर, नो जीरो एरर, ये क्या है, नो जीरो एरर, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। अब दूसरी स्थिति देखिए, यहाँ पे मुख्य स्केल का जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे है। वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ पे मैचिंग कर रहा है, जबड़े को मिलाने पर मुख्य स्केल के दूसरे भाग पे मैचिंग कर रहा है। इसका मतलब कि 2 mm क्या है, इसमें जीरो एरर है, मतलब जीरो एरर किस में है, पॉजिटिव में। जीरो एरर किस में है, जीरो एरर इक्वल टू +2 है। अब देखिए अगर जीरो एरर पॉजिटिव में है, मान लीजिए +2 mm है, तब क्या करेंगे, हम जब माप लेते हैं तो माप में क्या करेंगे, इस 2 mm को घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि वस्तु की लंबाई कितनी है 15 mm है, तो 2 mm तो पहले से आ गया है, उसके बाद वस्तु को 15 मापेंगे तो कितना हमारा टोटल माप आएगा, माप हमारा टोटल आएगा 17 mm आएगा। तो एक्चुअली वस्तु की माप कितना है 15 है, लेकिन अगर इस 2 mm जो जीरो एरर है इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्चुअल माप 15 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरो एरर पॉजिटिव में है तो क्या करेंगे, जितना पहले से है पॉजिटिव उसको उतना क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, मतलब एक्चुअल माप में घटाना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन देखिए, यहाँ पे मुख्य पैमाने का जीरो यहाँ पे है, जबकि वर्नियर पैमाने का जीरो कहाँ पे आ गया है, इसके आगे आ रहा है, कितना है, लगभग 3 mm के आगे आ गया है। तो
अगर इसका जीरो एरर देखा जाए तो निगेटिव में है, कितना है जीरो एरर, किसमें है निगेटिव में, कितना है -3। अब देखिए अगर वस्तु की लंबाई 15 mm है तो हम अगर वस्तु को मापेंगे तो जब लगे पीछे ले जाएंगे तो 3 mm तो इसको पूरा करने में लग जाएगा। इसका मतलब जो माप आएगी हमारा 15 mm ना आकर के कितना आएगी 12 mm। तो 12 mm आएगी तो इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि चूंकि 3 mm हमको पीछे ले जाने पर इसको पूरा करने में लग जा रहा है, तो इसलिए निगेटिव क्या है, जीरो निगेटिव में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको 3 mm जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 15 mm, हमारा एक्चुअल माप आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जीरो एरर पॉजिटिव में है तो क्या करेंगे, माप में हम जीरो एरर को घटा देंगे, अगर जीरो एरर निगेटिव में है तो हम माप में जीरो एरर को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार आप जो है इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी लंबाई मापने का एक यंत्र है। स्क्रू गेज स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्क्रू का सिद्धांत क्या होता है कि यदि किसी स्क्रू को एक चक्कर घुमाया जाए तो वह अपने पिच के बराबर आगे या पीछे बढ़ जाता है। जैसे मान के चलिए कि यह एक स्क्रू है, अगर इसको घुमाते हैं तो अगर कोई नट है बोल्ट है दोनों फिक्स है, अगर हम बोल्ट को घुमाते हैं तो नट के अंदर बोल्ट कितना आगे बढ़ता है, अपने पिच के बराबर। तो पिच क्या होता है, दो थ्रेडों के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। अब देखिए ये क्या है, स्पिंडल। स्पिंडल क्या करता है, आगे पीछे मूव कर सकता है। और ये क्या है, एनबिल। एनबिल फिक्स होता है। अब देखिए रेचेट को घुमाते हैं तो स्पिंडल क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता है, मतलब अंदर घूमता है और आगे की ओर बढ़ता है। अंदर इसे क्या है, स्क्रू लगा होता है और स्क्रू का कैलिब्रेशन ऐसा होता है कि स्क्रू के पिच के बराबर इसका एक खाना होता है, मतलब कि जो मेन स्केल पर खाने होते हैं एक खाने के बराबर, एक खाना कितना होता है, उसके पिच के बराबर होता है। मतलब कि जो मेन स्केल है उसका एक खाना अंदर जो स्क्रू लगा हुआ है उसके पिच के बराबर होता है। मतलब कि अगर हम सर्कुलर स्केल को घुमाएंगे, रिचेट के द्वारा या सर्कुलर स्केल घुमाएंगे तो यह जो है पिच के बराबर आगेगा, एक चक्कर में अपने पिच के बराबर आगे बढ़ेगा। तो पिच कितना है, इसके एक खाने के बराबर है। अब देखिए जो मेन स्केल है इसमें जो है एक खाना कितने mm का है, 1 mm का है। लेकिन अब 1 mm को देखिए, 1 mm के बीच में एक खाना और है, यहाँ देखिए इसके ऊपर 1 mm के बीच में एक खाना और है, मतलब mm वाले खाने के बीच में एक खाना है। मतलब 1 mm को क्या कर रहा है, 2 भागों में बांट दे रहा है। तो इसका एक खाना कितना हो गया, एक खाना हो गया 0.5 mm का। देखिए स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है, मतलब अल्पतमांक। अल्पतमांक मतलब कि लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, मुख्य पैमाने का एक भाग, मुख्य पैमाने का एक भाग। मुख्य पैमाने का एक भाग कितना होता है, पिच के बराबर होता है। कितना होता है, अंदर जो स्क्रू है उसके पिच के बराबर होता है मुख्य पैमाने का एक भाग। मतलब कि अगर सर्कुलर स्केल को हम स्लीव के ऊपर ले आएंगे तो एक चक्कर में कितना आगे आएगा, इसके एक भाग के बराबर। एक भाग कितना है, 0.5 mm का होता है। देखिए अपान गोलीय पैमाने पर, गोलीय पैमाने पर भागों की संख्या। गोलीय पैमाने पर भागों की संख्या। अगर इस वाले स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट देखा जाए तो मुख्य पैमाने का एक भाग कितना है, 0.5 mm है। और गोली पैमाने पर भागों की संख्या कितना है, देखिए ये गोली पैमाना है, 0 और 1 के बीच 5 भाग है। तो इस प्रकार टोटल कितने नंबर हैं, 10 नंबर है। तो टोटल भागों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50। मतलब कि गोलीय पैमाने पर सर्कुलर स्केल पर 50 खाने बने हुए हैं। तो गोलीय पैमाने पर भागों की संख्या कितनी है, 50। अगर 0.5 को 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.01 mm आएगा। यही इसका लिस्ट काउंट हो गया। लिस्ट काउंट कितना आएगा, 0.01 mm। देखिए इसी इसको क्या बोलेंगे, 10 की कोटि का माइक्रोमीटर। 10 की कोटि का माइक्रोमीटर। देखिए माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है कितना होता है, 0.001 mm, मतलब कि 1 माइक्रोन के बराबर होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर। लेकिन इसको भी माइक्रोमीटर बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, 10 की कोटि का माइक्रोमीटर होता है। तो अलग अलग स्क्रू गेज का अलग अलग लिस्ट काउंट होता है। वो देखना पड़ेगा कि सर्कुलर स्केल पर कितने खाने बने हैं और इसके स्लीव पर जो मेन स्केल पर खाना बना है उसके एक भाग का माप क्या है। देखिए किसी वस्तु को मापते कैसे हैं, मान लीजिए वस्तु का माप क्या होता है, वस्तु का माप इक्वल टू होता है मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस सर्कुलर स्केल के, सर्कुलर मतलब कि गोलीय पैमाने
का ये क्या है, रेफरेंस लाइन है। देखो इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन से मिलने वाला भाग गुणे अल्पतमांक प्लस माइनस जीरो एरर। देखिए वस्तु की माप क्या हो जाएगी, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस गोली पैमाने का रेफरेंस लाइन से मिलने वाला भाग। मतलब कि ये क्या है, मुख्य पैमाना है, तो इसे सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल मुख्य पैमाने कहाँ तक आया है वो उसका पाठ्यांक हो जाएगा, और गोली पैमाने का रेफरेंस लाइन से मिलने वाला भाग, मतलब कि जो सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल कौन सा खाना इस रेफरेंस लाइन से मिल रहा है, क्या है रेफरेंस लाइन है, तो रेफरेंस लाइन से कौन सा खाना मिल रहा है, तो ये भाग कौन सा मिल रहा है, वो भाग हो जाएगा गुणे अल्पतमांक, मतलब इसका लिस्ट काउंट प्लस माइनस जीरो एरर। अब देखिए अगर इस वस्तु की माप देखा जाए तो कितना हो जाएगा, कह रहा मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक देखा जाए तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया, ये 1 mm हो गया, मतलब सॉरी 10 mm हो गया, कितना हो गया 10 mm। अब 10 mm के बाद देखिए ये जो आपका गोली पैमाना है ये कहाँ तक आया है, ये 10 mm से थोड़ा आगे है, मतलब 10 mm से आगे है, कितना आगे है 10.5 से भी आगे है, मतलब कि 10.5 mm से आगे है। तो कितना आगे है देखा जाए तो इसका कौन सा भाग मिलता है, पहले मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना है 10.5 mm है प्लस, अब देखिए गोली पैमाने का रेफरेंस लाइन से मिलने वाला भाग, अब देखिए गोली पैमाना है, इसका कौन सा भाग रेफरेंस लाइन से मैच खा रहा है, देखिए ये वाला मैच खा रहा है, कितना है 1 2, मतलब दूसरा भाग, तो दूसरा भाग गुण लिस्ट काउंट कितना है 0.01। अब मान लीजिए शून्य की त्रुटि मान लीजिए 0 है, कुछ भी नहीं है, शून्य की त्रुटि हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। देखिए इसका रीडिंग कितना हो जाएगा, देखिए इसको 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 0.02 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10.52 mm हो जाएगा। ये वस्तु की माप है, जो वस्तु की जो इस समय से कंडीशन दिखा रहा है उसका अगर रीडिंग देखा जाए, उसका माप देखा जाए तो 10.52 है। चलिए अब देखिए जीरो एरर क्या होता है, देखिए जीरो एरर कैसे चेक करते हैं, मान चलिए यहाँ पे कोई वस्तु नहीं है और स्पिंडल एनवल को आपस मिला देते हैं, तो जो इसका ये सर्कुलर स्केल का ये जो लाइन है, ये लाइन इसके जीरो पे रहता ही नहीं। पहली बात मान चलिए इसका ये सर्कुलर लाइन, ये जो लाइन है, ये गोली लाइन है, इसके जीरो पे आ गया, मान चलिए इसके जीरो पे आ गया। उसके बाद देखते हैं कि जो रेफरेंस लाइन है, मतलब ये जो रेफरेंस लाइन है ये इसके जीरो पर है कि नहीं है। मान चलिए यहाँ 3 कंडीशन दिखाया हूँ, मान के चलिए कि जो सर्कुलर है उसके जीरो पर है, मतलब ये जो लाइन है उसके जीरो पर है, मतलब यहाँ पर है। अब देखिए अब देखेंगे दूसरा कि ये जो लाइन है, मतलब कि जीरो सर्कुलर स्केल का जीरो इसके रेफरेंस लाइन की सीध में है कि नहीं। अगर सीध में है, इस कंडीशन में देखते हैं कि दोनों एक सीध में है, तो यहाँ पे नो जीरो एरर, कोई जीरो एरर नहीं होगा, यहाँ पे नो जीरो एरर। देखिए दूसरी कंडीशन देखिए, तो ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से देखिए यहाँ पे जीरो है, तो जीरो से 2 भाग आगे है, मतलब कि जो रेफरेंस लाइन है वो कहाँ पे है, इसके दूसरे भाग से मैचिंग कर रहा है। तो यहाँ पे जीरो कितना हो जाएगा, जीरो एरर पॉजिटिव में है, प्लस में है, कितना प्लस में है, दूसरे भाग से मैचिंग कर रहा है तो 2। अब गुणे देखिए दूसरे भाग से मैचिंग का, तो एक भाग पॉइंट, चूंकि इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01 mm है, तो मतलब एक भाग 0.01 mm को दर्शाता है, तो 2 भाग किसको दर्शाएगा, गुणा कर देंगे, मतलब कि 2 गुणे 0.01 mm, मतलब उसके लिस्ट काउंट से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ गया, जीरो एरर आ गया, कितना आ गया प्लस 0.02 mm। देखिए जीरो एरर अगर पॉजिटिव आता है तो वस्तु की माप में क्या करेंगे, हम जीरो एरर को घटा देंगे, क्योंकि यह क्या है 2 भाग पहले से ही है। मतलब कि अगर हम किसी वस्तु को मापेंगे तो जो माप मान लीजिए अगर 10 mm है, एक्चुअल माप 10 mm है, तो माप कितना आएगा 10.02 mm आएगा। तो हम क्या करेंगे 0.2 mm घटाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव एरर है। अब देखिए तीसरी कंडीशन देखिए, यहाँ पे जीरो यहाँ पे है, इसके नीचे 2 भाग दूसरे भाग पे मिल रहा है इसका रेफरेंस लाइन, तो इसका मतलब है कि जीरो इसमें क्या है, निगेटिव में है, जीरो एरर क्या है, निगेटिव में है। कितना निगेटिव, देखिए दूसरा भाग से मैचिंग कर रहा है तो 2 गुणे लीस्ट काउंट से गुणा कर देंगे 0.1, बराबर कितना आ गया 0.02 mm, किसमें माइनस में है। देखिए अब ये जीरो अगर माइनस में है तो क्या करेंगे हम, जीरो और माइनस में है तो वस्तु की माप में हम क्या करें, जीरो को जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम वस्तु को मापेंगे तो जो -2 mm माइनस में है उसको पूरा करने में चला जाएगा, मतलब कि जो वस्तु की माप आएगी कितना आएगी, वस्तु की माप अगर 10 mm है, मान लीजिए
10 mm है तो हम मापेंगे तो क्या इधर जीरो इधर अगर 0.02 mm है तो वस्तु की माप कितना आएगी 9.98 mm आएगा। तो ये जो -0.02 है हम इसको 0.2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 0.2 जोड़ेंगे तो हमारा 10 mm एक्चुअल माप आ जाएगा। तो यदि जीरो इधर अगर निगेटिव में है तो हम जितना निगेटिव है उसको जोड़ देंगे एक्चुअल माप में, यदि जीरो इधर पॉजिटिव में है तो उतना हम घटा देंगे। तो इस प्रकार जो है देखिए, अगर आपको अच्छा समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको बीमीय सूत्र बीमा के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।